जो रियलिटी है एस्ट्रोलॉजी की उसको डिफाइन करे, उसकी जो ट्रू डेफिनेशन है, ट्रू मीनिंग है, वो क्या है? एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप साइंस है। एस्ट्रोलॉजी बहुत सालों के पढ़ने के बाद आपको उसका कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है। जॉब का सबसे इम्पॉर्टेंट कारक होता है शनि महाराज। आप ये 2 अगर इस्तेमाल कर लेंगे अपनी लाइफ में तो मुझे लगता है शनि देव विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स एंड नो मैटर हाउ बैडली ही इज प्लेस्ड इन योर प्लैनेट। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि लोगों के लाइफ में पीस कम है, स्ट्रेस ज़्यादा, एंग्जाइटी ज़्यादा है। इसका एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या सॉल्यूशन है? मुझे लगता है मेंटल हेल्थ को बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं, बट 4 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका यूथ पॉपुलेशन जो डिप्रेस्ड है विल हैव टू डील विद इट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है हमारे सामने। Hi everyone, thank you so much for joining us today in this podcast. Welcome to the Ayush podcast टैप। आज हमारे साथ प्रिया शर्मा जी जुड़ रही हैं एंड दिस कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ हम स्किल सेट्स की बात करेंगे जो यूथ के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दैट यू इनवाइटेड मी। 100%। प्रिया मैम, काफ़ी नए लोग हैं जो देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार हम शुरुआत करें एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ पे आप अपनी जर्नी को समराइज वे में आप बता सकें तो। ओके, सो मेरा जन्म होता है अर्स्टवाइल बिहार में, और अब जो झारखंड के नाम से जाना जाता है वो स्टेट मेरा प्यारा स्टेट। और 12th के बाद जो कि वहाँ की आम दिक्कत है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और आपको अगर आर्ट्स वगैरह या ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस ये लेकर पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा उम्दा किस्म की यूनिवर्सिटीज़ का अभाव है। तो इसी कारण से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई। एक सपना भी था दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ स्टडीज़, हायर स्टडीज़ हियर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। BA किया, MA किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर JNU गई, MPhil PhD। उसके बाद अभी मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती हूँ लेडी श्री राम कॉलेज में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। दैट्स इट फॉर, मतलब ये जर्नी है। उसके 2017 के अराउंड में आई ऑल्सो हैपेंड टू जॉइन पॉलिटिक्स। आई जॉइंड एज BJP के जो युवा मोर्चा है उसमें नेशनल को कन्वीनर बनी। स्टडी सर्कल हम चलाते थे, तो स्टडी सर्कल जो कमेटी थी उसकी नेशनल को कन्वीनर थी। उसके बाद फिर BJP की मीडिया पैनलिस्ट भी बनी, 2018 की बात है। और दैट्स अबाउट इट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जर्नी। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अब काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए एथिकली, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे स्पेशली अनएथिकली एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस की जा रही है। आप क्योंकि अपनी रोजी रोटी के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, या आप इट्स फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर योर ओन लाइफ, तो मैं चाहूँगा कि आप जो रियलिटी है एस्ट्रोलॉजी की उसको डिफाइन करें, उसकी जो ट्रू डेफिनेशन है, ट्रू मीनिंग है, वो क्या है? अब मैं नहीं कहूँगी कि जो लोग रोज़ी रोटी के लिए कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वो अनएथिकल हो जाते हैं, वो है एथिकल। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग ये समझें कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप साइंस है। एस्ट्रोलॉजी बहुत सालों के पढ़ने के बाद आपको उसका कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है। हाँ, आपको स्टार्टिंग में आपको लग जाएगा आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है, बट द डीपर यू डिग इन आपको उस टाइम लगने लगेगा कि ये बहुत एक्यूरेसी के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता है। हाँ, डिग्रीज़ में ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये चीज़ें आपके लाइफ में घटित होंगी, तो डिग्रीज़ में ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो घटित ज़रूर होंगी, ये पक्का है ना? तो वो आपका परसेप्शनल लेवल कुछ भी हो सकता है उसका। अब जो हर तरफ एक बयार बह चुकी है अभी एस्ट्रोलॉजी को लेकर, उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है एज़ समवन हु इज़ वेरी कीन, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो बहुत कीन है सब चीज़ें समझने के लिए, कि हर जगह लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोरोना के पहले की अगर आप बात ले लेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी से भी बात करो, किसी को नहीं पता था। मुझे खुद ज़्यादा नहीं पता था, बट देयर आर थिंग्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ व्हिच ड्रू मी वेरी क्लोजर टू एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद
मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उससे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स क्लियर होते हैं, लेकिन गलत राह नहीं जाना है। अगर आप सुनकर उपाय कर रहे हैं कि आपका राहु ऐसे ठीक हो जाएगा, केतु ऐसे ठीक हो जाएगा, आपका बुध ऐसे ठीक हो जाएगा, आपने सुन लिया किसी को बोलते हुए, कोई बहुत बड़ा नाम है, और आप वो बिना सोचे समझे कि आपके चार्ट में उसके कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, आपने वो करना शुरू कर दिया, भाई वो लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है वो है बिहेवियरल चेंजेस की। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर का मतलब नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा फ़ी ले रहे हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर का मतलब है जो उस साइंस को अपना गुरु मानते हों, जो जो समझते हो कि ये मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम है। वैसा एस्ट्रोलॉजर आपको मिलता है तो आप उससे अपना चार्ट समझिए, चार्ट आपको बताएगा आपका लाइफ पाथ क्या है, उसके अनुसार फिर एक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सबसे कठिन है लेकिन ये सबसे कारगर रेमेडी है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? त्वरित सब कुछ, अंगूठी दे दो, कोई नगनगीने दे दो, कुछ कर दो, ये कुछ बहा देंगे, कुछ नदी में जाके कुछ कर देना है, कुछ घुमा कर कुछ फेंक देना है या कुछ है। ये सब आसान लगता है इसलिए करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये एक रेमेडी, वो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो आपको दी गई हैं, आपको करना है तो ठीक है। लेकिन सुन सुना कर ये करने का कोई वो तुक नहीं मुझे समझ आता। जो आपके पास सबसे बड़ी रेमेडी, आप उसको छोड़कर यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है। करेक्ट। जो सबसे ज़्यादा आपने फ्रॉड्स या स्कैम आइडेंटिफाई किए हैं एस्ट्रोलॉजी में ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, वो क्या है कुछ 4-5 जो आपने आइडेंटिफाई किए? बहुत सारे हैं। एक तो आपने वो देखा होगा, आप गूगल में टाइप कीजिए, आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है यूथ के बीच में वो है हार्ट ब्रेक का। एज कोई भी ले लीजिए, हार्ट ब्रेक आपको कभी भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये होता है कि पाना है वापस किसी भी तरीके से, वो रिबाउंड और ये सब जितने भी टर्म्स हो गए हैं, आप आजकल तो बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, राइट? बेंचिंग, ये वो सब कुछ है। पहले लोग करते थे लेकिन लोगों को ये टर्म्स टर्मिनोलॉजीज नहीं पता थी, अब पता हो गई हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, पुराना प्यार वापस पाएं और समथिंग, आई थिंक, आई डोंट नो, ऐसे ऐसे कुछ स्लोगन्स वगैरह होते हैं। तो उसमें अगर आप डायल करते हैं नंबर्स और रीच आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं कि 24 आवर्स में आप अपना प्यार वापस पाएं। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हाउ डज वन फॉल फॉर इट। एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। वशीकरण होता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़ों के लिए किया जाता है। ये नहीं है कि आप अपना प्यार, आप बोलिए ना, अगर वशीकरण करके किसी को वापस भी पालेंगे तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट? आपको पता है कि ये सब कुछ फेक है। एंड वो भी अगर किसी को आता है तो उसकी इतनी ऊर्जा लगती होगी, मुझे लगता है कि क्यों अपनी ऊर्जा किसी के लिए स्पेंड करना चाहेगा, चाहे आप उसे कितने भी पैसे दे दे। वो अपनी साधना कर रहा है, अपनी ऊर्जा एकत्रित कर रहा है, वो क्यों चाहेगा कि अपनी साधना, अपनी इतनी मेहनत, भाई साधना करने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखनी है, कितने कितने देर बैठना हो, व्हाई विल आई वांट टू गिव इट अवे फॉर समवन एल्स? तो ये इस टाइप के ट्रैप से बचें, फालतू पैसे खर्च करने से बचें। ये एक बहुत, अगर मुझे लगता है कि अच्छे जो भी एस्ट्रोलॉजर, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कुंडली देखते हैं, अगर ये सारी चीज़ें बार बार बोलते रहेंगे तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यूथ कैन बी सेव फ्रॉम स्पेंडिंग दैट मनी। भाई उसे कहीं वो पैसे लगा दो कहीं और अच्छी जगह, इट विल बी ऑफ सम गुड बेनिफिट। गॉट इट। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि जो बोला जाता है कि अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, ठीक है, आपको शादी जल्दी करवानी है, जो भी ऐसे बहुत सारे हॉट टॉपिक्स हैं जो इंडिया में बहुत इजीली आप किसी को हुक कर सकते हो, इजी टू हुक, राइट? इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि ये क्या रियलिटी है इन सब चीज़ों की? एस्ट्रोलॉजी के या पर्सपेक्टिव से या देखिए, जल्दी मैं आपको बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में जॉब का सबसे इम्पॉर्टेंट कारक होता है शनि महाराज। तो आपके कुंडली में शनि कैसे प्लेस्ड है इस बात से डिपेंड करता है। और उसके अलावा ये एक कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस में क्या प्लैनेट प्लेस्ड हैं, आपके D10 चार्ट में क्या बता रही हैं चीज़ें, वो सब कुछ डिसाइड करता है आपका जॉब कैसा होगा। ये जॉब के पर्सपेक्टिव में बोला। मैरिज हो गया, वो 7th हाउस हो जाएगा, 8th हाउस, 12th हाउस, 2nd हाउस सब कंबाइन टुगेदर होगा, 4th हाउस भी। ये सब कुछ कॉम्बिनेशन है, बट सबका निचोड़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में आपको नहीं मिलेगी। जल्दबाजी में आपको देते हैं राहु देवता, जो राहुदेव हैं, ठीक है, राहु महाराज, सॉरी।
तो राहु महाराज आपको जल्दी तो दे देंगे, लेकिन जल्दी का किया हुआ काम हमने सुना है शैतान का होता है। शनि महाराज आपको धीरे धीरे गिरते पड़ाते आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हुए आगे बढ़ाते हैं, वो मेन कारक होते हैं आपकी नौकरी का। तो आपको कोई भी लाइफ में स्थायी रूप से अगर कोई चीज़ चाहिए तो इट इज़ सैटर्न विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न से मिली हुई चीज़ें आपको, क्योंकि एक शिक्षा देकर मिली हुई है, आपको सब कुछ निटी-ग्रिटी उस चीज़ की पता है, आप फॉल्टर नहीं करेंगे आगे जाकर। करेंगे भी तो आपको पता है वापस उठना कैसे है मुझे। लेकिन त्वरित जहाँ आपको भी नहीं पता आपको चीज़ें मिली कैसे, हुआ कैसे ये मेरे साथ, रातों रात कोई चीज़ हो गई, तो वो रातों रात चली भी जाएगी और आपको पता नहीं होगा कि उसे रोकना कैसे है, उसको स्थायित्व कैसे देना है। तो आई थिंक यूथ मस्ट रियलाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव आवरसेल्व्स टाइम। इट्स द काइंडेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू आवरसेल्व्स, मुझे लगता है। टोटली अग्रीड विद यू एंड एट द सेम टाइम एक और सवाल आता है इसी के साथ साथ, क्योंकि ये जो साल है 2024 ये शनि का ही साल बोला जाता है। क्या खास चीज़ें, हम सिर्फ ग्रोथ और सक्सेस की बात करें करियर पर्सपेक्टिव से, क्या खास चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम योर रिसर्च? अपनी मेहनत को मत छोड़िए आप। शनि इज़ ऑल फॉर मेहनत। बिल्कुल उनके, हम देखिए, आपको कोई भी कह देंगे कि शनि आपका ख़राब है, आप तेल का दान कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, फलाना कीजिए। अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप पात्र भी ढूंढिए कि आप किसको दान कर रहे हैं। शनि महाराज को चढ़ाने का मतलब है, आप कोई भी मंदिर चले जाइए, शनि जी को हम चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बस वहीं तक लिमिट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम इतना ही करके बस जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमारे गॉड्स डेटीज हमसे कुछ कह रहे हैं, हम वो चीज़ों को भूलकर सिर्फ रिचुअल्स पे ध्यान दे रहे हैं। रिचुअल्स आर एन इम्पॉर्टेंट वे टू मेक यू रियलाइज, वो आपको डिसिप्लिन करते हैं। तो रिचुअल्स का सहारा लेकर, हमको एवरीडे रिचुअल्स करने हैं, लेकिन रिचुअल्स का सहारा लेके हमको उनसे प्राप्त ज्ञान की ओर बढ़ना है। तो तेल दान करने का मतलब है, देखिए पुराने टाइम में इसलिए बोला गया तेल दान कर देने के लिए, क्योंकि तेल, आप देखिए कैसे पिराया जाता था, तेल को कैसे निकालते थे, कोल्हू के बैल के थ्रू, ठीक है। अगर आप उस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो आपको दिखेगा अथक मेहनत, हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क। तो इसका मतलब था वो हार्डवर्क से निकली हुई जो चीज़ है, आप उसको भी अपने आप को ओन, उस चीज़ को भी ओन नहीं कर रहे हैं, आप वो भी दान कर रहे हैं। तो आपका हार्डवर्क इतना होना चाहिए कि हार्डवर्क करने के बाद जो सफलता भी मिल रही है वो भी आप अपने आप से ओन नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये तो इनकी वजह से, ये तो इनकी वजह से। हम ह्यूमिलिटी, तो आप हार्डवर्क कर रहे हैं और साथ में ह्यूमिलिटी, ये दो चीज़ें अगर आप 2Hs, हार्डवर्क एंड ह्यूमिलिटी, अगर अपने लाइफ में कंबाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है शनिदेव का ये साल ज़रूर है, लेकिन शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे कुंडली के हिसाब से, क्योंकि देखिए वो बहुत स्लो चलते हैं, हर चीज़ लाइफ में डिले करते हैं, देते ज़रूर हैं। तो वो 2.5 साल हर भाव में रहते हैं, तो एक पूरा उनका जो चक्र है 12 भाव से, वो 30 ईयर्स में कंप्लीट होता है। एक तो वो 2.5 साल आपके कोई भी भाव में रहेंगे, दूसरा आपके चार्ट में ओरिजिनली किसी एक भाव में है, उसके अलावा उनकी 3 दृष्टियां हो गई, तो 4 + 5, 5 जगह तो उन्होंने वैसे इन्फ्लुएंस कर दिया आपके लाइफ को, 12 में से 5 जगह। तो दैट इज़ वाई शनिदेव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये 2H अगर इस्तेमाल कर लेंगे अपने लाइफ में तो मुझे लगता है शनिदेव विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड नो मैटर हाउ बैडली ही इज़ प्लेस्ड इन योर प्लैनेट, वो ही इज़ बाउंड टू गिव गुड रिजल्ट्स, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, आपने मेहनत की, वो न्याय प्रिय हैं, वो न्याय के देवता हैं, वो आपने मेहनत की, आपके साथ वो न्याय करके देंगे, भले वो आपकी कुंडली में कैसे भी बैठे हों। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है कि एस्ट्रोलॉजी सबके लिए नहीं है। अब ये हैरानी के साथ लोग सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट क्या आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या इसके रियलिटी है? एस्ट्रोलॉजी सबके लिए है, सबको जानना चाहिए कि हमारे प्लैनेट्स हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्लैनेट्स, हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते अरे प्लैनेट्स इतने दूर हैं हमें क्या इफ़ेक्ट करेंगे। प्लैनेट्स से जुड़ी कहानियाँ हैं। ये प्लैनेट्स को हम डेटीज़ मान रहे हैं, हम देवी देवता मान रहे हैं उनको, वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लाइफ पाथ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि, मुझे लगता है कि अगर सब जानने लगेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि वो कर क्या रहे हैं और इसका खामियाजा वो किस तरीके से भुगतने वाले हैं। आप डिसीजन चाहे जो ले लाइफ में, आपको ये पता होगा कि मैंने ये किया, और जब आपको भोगने का टाइम आएगा तो आप रोएंगे कम,
क्योंकि आपको पता होगा कि शायद मैंने कभी कुछ किया होगा इस जन्म में, पिछले जन्म में, कभी भी किया होगा. दिस इज़ वाई आई एम, आप फिर भगवान को ब्लेम नहीं करने लगेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है. सब कुछ अच्छी बात है सबको जानने के लिए, लेकिन जिसके पास भी ऐसी साधना करने की इच्छा, प्रबल इच्छा हो कि जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजी को समय दे पाए, उसे पूजा की तरह उस पूजा की तरह कर पाए, उसे उतने ही डीपर नॉलेज, उसे एक ऐसे विद्या के रूप में ट्रीट करें जो देव विद्या हो, जो देवों ने डायरेक्ट हमें दी हो. अगर ऐसे रूप में अगर कोई स्टडी कर रहा है तो मुझे लगता है फिर ऐसे ही लोगों का अधिकार होना चाहिए एक्चुअली टू प्रोपगेट इट, टू टेल यू कि आपकी कुंडली में क्या है, क्या नहीं है, फलाना ये सारी चीज़ें. पैसा कमाने का ज़रिया हो सकती है, पेट भरने का ज़रिया हो सकती है, लालच का ज़रिया नहीं हो सकता है. मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी, लालच से बचना चाहिए. ये वरना मैं बताती हूँ आपको कि केतु who also plays a very very important role in your intuition, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख कर नहीं, वो अपने इंट्यूटिव पावर का भी इस्तेमाल करता है. वो चीज़ें देख पाता है जो आम तौर पर टेक्निकल वे में जैसे हम भाव से चीज़ें देखते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर वो चीज़ें देख पाता है. वैसा एस्ट्रोलॉजर वही होगा जिसका केतु स्ट्रांग होगा. और केतु के लिए यह केतु प्रबल करने का एक तरीका ये है कि आप जो अटैचमेंट है अपने लाइफ में पैसे से, फेम से, ये सब कुछ का त्याग कर दें. वेदर दे कम टू यू और नॉट, शुड नॉट डिस्टर्ब योर लाइफ, शुड नॉट डिस्टर्ब योर योर गोल्स. आपका गोल है कि आप अपने आप को समर्पित कर चुके हैं इस विद्या के प्रति. सो दैट इज़ व्हाट इट मस्ट बी. लेकिन जानने के लिए तो इट इज़ ओपन टू एवरीवन. मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि इतने वीडियोस आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर और सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. मैं क्लास में कभी पूछ लेती हूँ तो बच्चों को पता होता है कि क्या है क्या नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. I think controlling your Ketu is like a way of You can't bringing, control Ketu. not control, but like adding more Ketu. You can try to understand, and the Yeah. best way to understand is don't get attached to anything. Yeah. Ketu will detach you and it will teach you a lesson by detaching you. यही है, डिटैचमेंट करा के वो आपको समझाएंगे. अटैचमेंट जहाँ आपका, लेकिन हाँ ये है कि वो दशा आनी चाहिए, अंतरदशा आनी चाहिए, महादशा आनी चाहिए, किसी भी तरीके से उनकी दशा होनी चाहिए. या ट्रांजिट में वो वहीं पे आ गए जहाँ पे आपके केतु प्लेस्ड हैं. ट्रांजिट में वो ट्रांजिट जब कर रहे होते हैं 18 साल लगते हैं उनको पूरे 12 घर ट्रांजिट करने में. तो फिर जब वो अपने ही जगह में स्थान में आएंगे तब वो एक्टिवेट होंगे फिर से. समझ गया. इसी के साथ साथ एक और सवाल आता है कि आजकल आई एम श्योर आप अवेयर होंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. यानी कि लोगों के लाइफ में पीस कम है, स्ट्रेस ज़्यादा, एंग्जाइटी ज़्यादा है. इसका एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या सॉल्यूशन है? मुझे लगता है मेंटल हेल्थ को बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं, बट 4 प्लैनेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. एक आपका राहु केतु एक्सिस. राहु केतु एक्सिस आपके लाइफ का ट्रबल एक्सिस होता है. इट इज़ ऑल्सो द एक्सिस जो आपको लाइफ में चीज़ें दिलवाएगा. तो आपके लिए एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द ट्रबल्स ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट यू वांट टू अचीव. ये राहु केतु एक्सिस क्लियरली आपको दिखा देता है. इसके अलावा मून है जो आपका मन का कारक है, और बुध है जो हम इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं, वो आपकी बुद्धि है. तो मन और बुद्धि, इसके बीच में भी एक तालमेल होना चाहिए आपका. इस दोनों में से कोई भी ट्रबल्ड होगा, इट विल ड्रैग द अदर. तो आपने कभी भी देखा होगा, आई एम पुल्ड बिटवीन माई माइंड एंड माई हार्ट. सो माइंड हम यूज़ कर देते हैं बुद्धि के लिए, बट वो एक्चुअली मून है. मून मन के लिए यूज़ होता है वो. और जो आपकी बुद्धि है, जो एक्चुअली माइंड है, वो आपको कहीं और पुल कर रहा है. वो आपको रियलिटीज़ दिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि ऐसे. आपका मन है वो गोते लगा रहा है यहाँ वहाँ, वट एवर एंड ऑल दैट, माई हार्ट सेज दिस एंड ऑल. बट वो आपका इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं लेकर आता है. ट्रबल ये है बिकॉज मून ट्रैवल्स, हर 2.5 दिन में वो घर चेंज कर रहा है. तो यहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि उसको कवर करना है ना, 1 महीने में पूरा एक साइकिल पूरा कवर करना है, पूरे आपके 12 हाउसेस का एक चक्कर पूरा काटना है. तो वो आज आप कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचेंगे, परसों कुछ और सोचेंगे. तो मन आपका इस तरीके से घुमा रहा होता है.
सो मन का काम है आपको घुमाने का। मर्क्यूरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं है तो आप स्ट्रांग कर सकते हैं। आपका माइंड स्थिर होना चाहिए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपका आप बिल्कुल पॉइंट वाइज आप ऐसे सोच पा रहे हैं, वो आपका सही होना चाहिए। और राहु केतु ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि आपके लाइफ में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू गिव अप ऑन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डिज़ायर वेरी वेरी डीपली। तो आप डिज़ायर्स के प्रति ही भाग रहे होते हो, राहु वो दिखाता है आपको। बट राहु केतु एक्चुअली इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सिस देयर। जिसने वो समझ लिया, मुझे लगता है कि वो हाफ द ट्रबल्स तो सॉल्व कर ही लिया उसने अपने लाइफ का। तो मेंटल हेल्थ हम कैसे डील करेंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पाथ, बाय मेकिंग इट ईजी ऑन यू कि भाई देखो, ये मेरे को लाइफ में चीज़ें ये इजीली हासिल होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे डिज़ायर में हैं, देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, हासिल होंगी नहीं होंगी। आप चूज़ कर सकते हैं डिस्पाइट नोइंग दिस कि आपको नहीं मिलेंगी कोई चीज़ें शायद, लेकिन फिर भी आप डिज़ायर कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी बढ़िया चीज़ है जो आपको कहती है कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती। आपको हो सकता है रिजल्ट नहीं मिले, 100% नहीं मिले, कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जो चाहिए वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले जन्म में। आपने जो अभी सीखा है वो आप अगले जन्म में कैरी करेंगे। तो आप सीखिए ऐसे जैसे कि आप फॉरएवर जीने वाले हैं, और अपनी तैयारी, अपने हर दिन जीने की जो इच्छा है वो ऐसे रखिए कि शायद कल ही मैं मर जाऊँ, तो आज सारा दिन जी लेते हैं। लेकिन सीखिए ऐसे कि बस मुझे 100 साल जीना है और शायद उससे भी ज़्यादा। तो सीखना जारी रखना चाहिए। और मेंटल हेल्थ इन्हीं सबसे, इट्स अ कांस्टेंट बैटल आई बिलीव, एवरी डे। और एवरी डे भी ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट बैटल है सारे थ्रू आउट द डे, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बैटल। आज मैं अभी कुछ सोच रही हूँ, 1 घंटे बाद कुछ और सोचूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी, और बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होगा मेरे। सो वन हैज़ टू डील विद इट, देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो क्लियर कट रेमेडी फॉर इट। नहीं हो सकता ऐसा। Okay, I think very well put together, and I feel like audience should, visit back on this very specific point whenever they feel or question कि what's the answer to this situation. Last सवाल है related to astrology, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट आई एम वन ऑफ दोज जो हॉरोस्कोप देखता है Okay. इंटरनेट पे। बैक इन दोज डेज अखबार में आता था, न्यूज़पेपर में आता था। अब सोशल मीडिया पे thousands and millions of pages are there who tell Yeah. you what is going to happen in your day, week, what not, month. Yes. So what are your thoughts, how accurate those are? Uh, those are right, but they're not very accurate. क्योंकि वो आपके, अगर मान लीजिए आपकी कोई राशि है, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट साइन पकड़ लेती हूँ एरीज का, मेष राशि का। मेष राशि के कितने लोग हैं दुनिया में? बहुत सारे लोग हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही घटित हुआ मेरे लाइफ में। ठीक है, जितने सारे पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं उसमें से 2 घटित हो सकती हैं, 3 घटित हो सकती हैं। प्लेसिबो भी होता है कि हमें लगता है कि यहाँ लिखा था, एक बार सच हो गया है, दूसरी बार सच हो गया है, तो ये रोज़ रोज़ सच हो रहा है। कहीं ना कहीं हम उसे सच बनाने की ओर भी बढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं, आज तो लिखा हुआ था मेरा दिन तो अच्छा जाएगा। अच्छा कैसे नहीं जा रहा है? आज तो अच्छा ही जा रहा है। कॉन्स्टेंटली यू कीप टेलिंग योर सेल्फ। दोज आर नॉट रॉन्ग, बट दोज आर नॉट एक्यूरेट, क्योंकि वो एक राशि के लिए बोला जा रहा है, वो एक पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है। यानी कि वो जो प्लैनेट्स जो ट्रांजिट में है स्काई में, अभी वो आपकी कुंडली में कुछ और थे। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी जो कुंडली थी वो एक स्नैपशॉट है स्काई का, कि स्काई में उस वक्त कौन से प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र में थे। तो वो आपका पूरा कितने डिग्रीज में थे, क्या था, वो पूरा स्नैपशॉट है। लेकिन स्काई में वो प्लैनेट्स हमेशा तो वहीं नहीं लटक जाएंगे ना, वो तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो अभी वो मूवमेंट में कहाँ है, तो वो आपकी कुंडली निकाल कर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न आपके 2nd हाउस में है, लेकिन अभी ट्रांजिट में अगर वो 10th हाउस में है, तो आपको 2nd और 10th दोनों मिला करके देखना पड़ेगा। तो एक राशि के हिसाब से मैं वो जनरलाइज्ड रीडिंग आपको देती हूँ। जो आते हैं, जो भी अखबारों में आते हैं, वो सब वो जनरलाइज्ड रीडिंग होती है। इसीलिए उसके बेसिस पर डिसीजन लेना ठीक नहीं है, बट यू कैन डू दैट फॉर फन, कि आज ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें मैं निकालूंगी। हम भी करते थे जब हम स्टूडेंट्स थे, जब मुझे नहीं ज्ञान था कोई भी एस्ट्रोलॉजी के चीज़ों के बारे में, तो हम भी सब यही कर रहे होते थे कि अच्छी अच्छी चीज़ें निकालेंगे, बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे, साइड कर देंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग टू डू, आई बिलीव।
देन एटलीस्ट आपको एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्यूरेट। आई एम सेइंग दे आर नॉट रॉन्ग, बट दे आर नॉट एक्यूरेट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना एक्यूरेट साइंस है, मैं कह रही हूँ आपको 100% सही बताएगा, लेकिन डिग्रीज में ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कुछ नुकसान होने वाला है, घर में चोरी होने वाली है या कुछ होने वाला है, तो उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार की चोरी होगी, कितने लेवल की चोरी होगी, वो नहीं मतलब वो बहुत बहुत डीप स्टडी करेंगे तो थोड़ा क्लोज आएंगे, लेकिन एकदम एक्यूरेट मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल होगा। मेक सेंस। हम बात करने वाले अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम सिर्फ एक शब्द में बोलूँगा, विच इज़ कॉल्ड विजडम। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि यूथ स्पेशली बिफोर द एज ऑफ 25, वी ऑल से कि दिस एज कैटेगरी ऑफ यूथ लैक्स विजडम, you know, very rarely they have it, they mostly miss out on this thing. So पहला सवाल ये आता है कि विजडम क्या है, what's the definition, कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे यंग एज में कोई विजडम को अटेन कर सकता है, व्हाट आर द वेज? मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करूँगी इस टेक से कि जो 25 के नीचे के लोग हैं, जो भी उससे बिलो के एज के लोग हैं, उनमें विजडम नहीं है। अगर ऐसी बात हो रही होती तो हम यूनिकॉर्न्स नहीं देख रहे होते। मुझे लगता है कि दे हैव दो किस्म के विजडम होती हैं अकॉर्डिंग टू मी, आई बिलीव। एक सिचुएशनल विजडम है और एक है वो जो आपको एक्सपीरियंस से आ रही है, लाइफ के एक्सपीरियंस से, व्हेन यू हैव लिव्ड लाइफ। तो वहाँ पे आपको कई बार ऐसा मौका आएगा जहाँ पे यू कैन सी थिंग्स हैपनिंग एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। आप वहाँ इन्वॉल्व नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, और मुझे अगर मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे डील करना है। 25 से बिलो के एज के लोगों के पास ये शायद थोड़ी कम हो, क्योंकि उन्होंने उतनी दुनिया नहीं देखी है एज़ कम्पेयर टू एनीवन हु इज़ 50 और 60, ठीक है। लेकिन सिचुएशनल विजडम, क्योंकि 25 के बिलो का व्यक्ति भी ऐसे सिचुएशंस में हो सकता है जो शायद अभी तक 60 का व्यक्ति अभी तक नहीं उस सिचुएशन में हुआ है, तो वो सिचुएशनल विजडम तो उसी के पास होगी ना जो 25 के नीचे है। विजडम मुझे लगता है इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कि अगर ये रिपीट होगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे डील करना है इन सब चीज़ों से। ये जो हम टैग्स लगा देते हैं कि विजडम एज से ही आ रहा है या कुछ है, तो थोड़ा मैं डिफर कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। हाँ, बिकॉज देर इन अ रश, 25 से बिलो के लोगों के पास टाइम नहीं है इतना रिफ्लेक्ट करने का कि जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई, कैसे आगे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं ऐसी सिचुएशन से अगर नेक्स्ट टाइम होगा। इतना समय नहीं है, दे आर ऑल रनिंग। तो हो सकता है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं यही, लेकिन यही एक्सपीरियंस उनके आगे चलकर यही विजडम का कारण बनेगा। या तो अभी हो गया है विजडम उनको प्राप्त, या फिर आगे होगा, बट यही सब एक्सपीरियंसेस ही विजडम को आपको, और जितना वैसे भी आप जान रहे होते हैं लाइफ में, उसके हिसाब से आपका विजडम बढ़ता जाता है, मुझे लगता है। ओके, गॉट इट। तो मैं सोचती हूँ वही कि हम एजिस्ट ना हो विजडम को लेकर तो बेटर होगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपने बहुत क्लोजली इसको देखा है, इस पर रिसर्च किया है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बताएं कि एक तो 2020 में बात चल रही थी कि आएगा, और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है जिस लेवल नहीं हो चुका है इम्प्लीमेंट। अच्छा। अभी इम्प्लीमेंट, देखिए कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उसको वो फेजेस में इम्प्लीमेंट होती है। तो 2020 में आने के बाद कोरोना वाज द टाइम, और उसमें पूरा आपको पता है पूरा सिस्टम ही एक तरीके से ठप हो चुका था। हम ऑनलाइन क्लासेस में चल रहे थे, उसी मोड पे सब कुछ फंक्शन हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होने लगा है, और अब तो 2 साल हो चुके हैं इम्प्लीमेंट हुए प्रॉपर, तो जो बैचेस हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, वो सेकेंड ईयर्स में आ चुके हैं अपने NEP के पॉलिसी। मुझे लगता है कि देखिए इतना लंबा गैप रहा है लास्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उससे, 90s के टाइम में है, और वहाँ से उसके बाद तो सिर्फ रिविजन्स होते रहे, उसमें एडिशंस होते रहे, यहाँ कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मुझे लगता है, और करेक्शनल भी है। करेक्शनल बहुत सारी चीज़ों के लिए है। अभी एक
पहले एक बच्चे के पास क्या था, एक स्टूडेंट के पास क्या था, आप अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी आपको बता रही है कि ये कोर्सेज हैं, आपको स्ट्रिक्टली यही कोर्सेज पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आप में कैलिबर है, मान लीजिए आपको पता है कि आप इतने समय में इतना कर सकते हैं, तो आपका कैलिबर वेस्ट हो जाता था। आपको पता है कि आप कोई और डिग्री ले सकते हैं, आप और फलानी चीज़ों की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको डुअल डिग्रीज नहीं मिलती थी। ये सबको ही पता है कि हमारे टाइम में कोई डुअल डिग्रीज नहीं थी। आपको एक डिग्री मिली है, दूसरी इलीगल हो जाती थी कि आपने वो दूसरी डिग्री इसी टाइम में कैसे ले ली। आप दोनों में से कोई एक ही डिग्री यूज़ कर सकते हैं फिर, ठीक है। अभी डुअल डिग्रीज की पॉलिसीज़ हैं। आपके पास कैलिबर है, आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप डुअल डिग्रीज कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इवन विद इन अ कोर्स, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले होता था ऑनर्स कोर्स कोई भी एक सब्जेक्ट को लेकर, अभी यही ऑनर्स कोर्स को मेजर और माइनर, मतलब अगर मैं मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ तो साथ में ऐसा प्रावधान बन चुका है कि मैं, और ये कंपलसरी है सबके लिए, कि आपको ऐसे पेपर साथ में पढ़ने हैं, सब्सिडियरी पेपर्स होते हैं, वो जीई के नाम से और सब होते हैं, कि आप कोई और एक सब्जेक्ट में माइनर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए अगर आप 4 साल पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो आप माइनर डिग्री हिस्ट्री की ले सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट की, इंग्लिश की ले सकते हैं, कोई भी और सब्जेक्ट का आप साथ में ले सकते हैं। तो 4 साल में मैंने 2 डिग्री प्राप्त की है, एक मेजर की, एक माइनर की। तो आपने टाइम को यूटिलाइज किया बेटर। ये इस पॉलिसी के तहत हो पाया है। पहले लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम थी। लैंग्वेज को लेकर आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत बवाल कट रहा होता है। तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था, डुअल पॉलिसीज़ थी, डुअल लैंग्वेज पॉलिसीज़ थी। इंग्लिश थी और कोई एक लैंग्वेज होता था, ठीक है। अभी 3 पॉलिसीज़ हैं, 3 लैंग्वेज को लेकर के है। आप देखिए, अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस को साथ में सम्मिलित कर रहे हैं अपने पढ़ाई के साथ में, तो आपके रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप उस पर लिटरेचर लिखेंगे कभी, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उसमें, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी किताबें हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये पॉलिसी बहुत दूरदृष्टा पॉलिसी है, जहाँ पे हमारे भारतीयता जो है हमारी, उसको प्रिजर्व करने के लिए पूरे तरीके से कोशिश की गई है। और एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी वही पॉलिसी होती है जहाँ पर आप अपनी जो इंडिजिनिटी है, अपना जो मूल आपका सब कुछ है, उसको आप बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलिसी आपको अपना कोर्स अपने तरीके से डिज़ाइन करने की आज़ादी देता है। आपसे कहता है कि ये मान रहे हैं कि ये पॉलिसी जिन्होंने डिज़ाइन किया है, वो ये मान रहे हैं कि हम इतना इंटरेस्ट करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट जो कम्युनिटी है, कि वो अपनी जो कोर्सेज हैं, अपने लाइफ को, अपने करियर को अपने आप से बना सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड टू स्टडी ओनली दोज कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी कह रहा है हम तो भाई स्ट्रिक्टली आपको यही देंगे, उसके अलावा और कोई कोर्सेज ऑफर नहीं कर सकते। अब वो अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब क्रेडिट सिस्टम है। और अच्छी बात क्या है, पहले इंटरनेशनल जो सिस्टम फॉलोड होता था उससे अलाइंड नहीं था हमारा सिस्टम। मुझे याद है, मैं ग्रेजुएशन में थी, मेरी जो सीनियर थी वो बाहर अप्लाई कर रही थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पेपर्स पढ़े हुए थे, बाहर की यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपने जो हमें सर्टिफिकेट्स दिए हैं उसमें पेपर के नाम तो हैं, लेकिन हमें ऐसे रूप में नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने लेटर हेड पर पूरे एक एक करके पेपर्स का नाम लिखे, उसमें क्रेडिट सिस्टम में कन्वर्ट करके दे। उन्हें ये करवाने में 20 से 25 दिन लग गए। तो वो टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा पर पेपर एक स्टूडेंट को, मुझे याद नहीं है कितनी राशि उन्होंने दी थी, लेकिन वो राशि जमा करानी पड़ी थी पर पेपर फॉर द चेंजेस दैट वर रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट कितना चुपचाप सह रहा होता था, ये अब एनईपी के वजह से नहीं सहेगा, क्योंकि अभी एनईपी ऐसा अलाइंड हो चुका है कि आपके इंटरनेशनल सिस्टम से पूरे तरीके से अलाइंड हो चुका है। वहाँ क्रेडिट सिस्टम चलता है, यहाँ पे भी अभी क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। क्रेडिट, आपको लग रहा है कि आप किसी और कॉलेज में जाकर बैठ के और क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लग रहा है आपकी छुट्टी हो रखी है वेकेशन के टाइम में, आप और कोई क्रेडिट कोर्स करना चाहते हैं, वो सारे क्रेडिट्स आपके में ज्वाइन होंगे। जितने क्रेडिट्स का आपका सर्टिफिकेट होगा उतना बेहतर आपके लिए। सो यू आर नाउ द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी इन दैट वे। आपको इतना मतलब टेलर मेकिंग आपको करने के लिए इजाज़त दी जा रही है। इट्स रेवोल्यूशनरी, आई बिलीव।
और ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा गया था, ये इट्स अ थिंग टू थिंक अबाउट। सही बात है, काफ़ी दुखद है कहीं ना कहीं कि पहले अगर इम्प्लीमेंट किया जाता 20 साल पहले बहुत तो आश्चर्यजनक है कि कैसे नहीं सोचा यूथ हमने। कहाँ होता। हाँ, कैसे नहीं सोचा हमने। इतने बच्चे हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, क्रेडिट सिस्टम की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, सब था। अब इधर उधर और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के बच्चे अब आके यहाँ पढ़ सकते हैं। उनको ये दिक्कत थी कि उनके यहाँ क्रेडिट सिस्टम चलता था। यहाँ पर अगर वो कोई कोर्सेज करना चाहेंगे समर्स के टाइम में या कोई भी टाइम में आते हैं, वो अपना कोर्स करना चाहते हैं, मान लीजिए वो किसी फॉर एग्जांपल मैं झारखंड से आती हूँ, अगर झारखंड के ट्राइबल्स के किसी एक सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट पे वो अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कितना आसान हो गया, यहाँ वो स्टडी करेंगे, यहीं से क्रेडिट लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर दिखाएंगे, वो ऐड हो जाएगा। तो वो तभी होगा ना जब अलाइंड होगा सिस्टम। तो इट्स अ गुड पॉलिसी, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। हाँ, फंक्शनल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं और वो उससे सीख कर ही हम हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। पॉलिसी बुरी तब होती है जब पॉलिसी कह दे बस यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा तो है नहीं पॉलिसी में। ऑपरेशनली आप कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। सो ये गाइडलाइन है, पॉलिसी इज जस्ट अ गाइडलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इवन तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो हार्ड स्किल्स हो सब पे फोकस किया जा रहा है, और हम भी समझते हैं यूथ एंटायर नेशन, बट फिर भी देखा जाता है कि ऑपोजिशन कहीं ना कहीं सपोर्ट ही नहीं करता है, कहता है कि ये गलत है वो गलत है, यूथ को बहकाया जा रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? आपने बहुत क्लोजली देखा है इन सब चीज़ों को। अच्छा, तो स्किल्स को लेकर मेरा ये मानना है कि देखिए, ऑपोजिशन की बात तो मैं अभी फ़िलहाल पकौड़ा पॉलिसी और चाय बनाना पॉलिसी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सब कुछ बोल के रखा हुआ है। आई वांट टू आस्क, अगर कोई चाय बनाकर और पकौड़ा बनाकर अगर फेमस हो रहा है तो आप उसे सेलिब्रिटी बना देते हैं। लेकिन वही अगर कोई आपसे कह रहा है कि ठीक है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ऐसा तो कहीं सच है नहीं कि हम पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ आपको स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। आपके वर्कशॉप्स होते हैं वे यू पे सो मच टू लर्न पॉटरी, है ना। आप अगर जाएंगे तो कहीं पे देखेंगे कोई रिजॉर्ट में पॉटरी मेकिंग सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं। आप कितने 8,000 9,000 रुपये दे रहे होते हैं वो 2 या 3 आवर्स के वर्कशॉप्स के लिए, क्यों? आपको कुछ स्किल्स सीखना है। लेकिन अगर वही मीडियम आपका बन जाए कि अगर आप पॉटरी बहुत अच्छे किस्म का बना रहे हैं एंड यू हैव योर ओन ब्रांड, आप किसी से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, यू वांट टू बी द डेस्टिनी मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है स्किल्स के लिए तो मुझे लगता है कि इट शुड बी अपलॉडेबल ना। आप ये देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे गली नुक्कड़ में टेलर्स होते हैं। हम टेलर्स के साथ हम नेगोशिएट करते हैं, नहीं नहीं वो आप 500 रुपये ले रहे हैं, आप 450 क्यों नहीं ले लेते, आप ये क्यों नहीं ले लेते, ठीक है। अभी भी रेट्स हमारे उतने ही हैं क्योंकि उनकी ब्रांडिंग नहीं हुई है। उनके पास स्किल तो है लेकिन उनके ब्रांडिंग का स्किल और सब कुछ नहीं है। आप वही चीज़ें अगर आप बाहर फॉरेन अगर लैंड में जाएंगे आप, तो आप क्या देखेंगे वहाँ पे बीस्पोक क्लोथिंग कहते हैं उसे। सिलाए हुए कपड़े महंगे हैं इन कंपैरिजन टू दैट जो आपको बने बनाए कपड़े मिलते हैं, रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, तो वो बीस्पोक बोल करके बेच रहे हैं। जिमी चू फेमस हो जा रहा है अपने जूते बेच करके क्योंकि वो बीस्पोक आपको आपके प्रॉपर आपको फुटवेयर आपको दे रहा है, सब है। हमारे पास ब्रांडिंग मिसिंग है। आप लोकल मोची के पास चले जाइए, वो जिस प्रकार से जितने फिनेस के साथ आपके जूते गांठ रहा है, जितने अच्छे से सिलाई कर रहा है, अगर उसे ही ब्रांडिंग मिल जाती तो हो सकता है उसका अच्छा सब कुछ चल जाता। हमारे पास स्किल्स की कमी नहीं है, हमारी दिक्कत ये है कि हमने स्किल्स को हमेशा इतना कम आंका है। हमारी ये मेंटालिटी बन चुकी है कि हम नौकरी पाएंगे, अपना कुछ नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रही नौकरी बुरी है, मैं खुद नौकरी कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास नौकरी सिर्फ कुछ हज़ार हैं, आप उसमें आप 1,000 नौकरियाँ जो आ रही हैं उसके लिए आप 7-8 लाख यूथ जो अपना दिन रात वेस्ट कर रहा है, छोटे छोटे खोपचों में रह रहा है ना, उसके 25,000 दे रहा है, इतनी बद से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। अगर आप उसे और लाइट कहीं दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें हार्म कहाँ है?
माना कि वो एक वेल पेइंग जॉब और बहुत रुतबे वाले जॉब में जाना चाहता है, बट वो रुतबा और वो वेल पेइंग तो प्राइवेट से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम सैलरी है, ये तो सबको ही मानेंगे। लेकिन वो उसे वेल पेइंग मान रहा है इसीलिए क्योंकि उसको और एवेन्यूज अभी तक नहीं दिखे थे ना। लेकिन अब उसे दिखने, अब बहुत सारे यूथ आप देख लीजिए वो, और अब स्पेसिफिकली अगर आप देख लेंगे कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं हमारे, वो डेवलप्ड स्टेट्स की मेंटालिटी है कि यूथ वहाँ का सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहा है। वो ये देख रहा है कि भाई मैं कैसे अपना स्टार्टअप कहाँ से कैसे शुरू करूँ, वो कनेक्शंस बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है कि मैं अपना क्या शुरू कर दूँ। तो ये मेंटालिटी हमको पूरे भारत में फैलानी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि स्किल्स हमारे क्या हैं और उन स्किल्स को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ सकते हैं, हम कैसे स्किल्स को बेटर करके स्पेसिफाइड मार्केट्स बना सकते हैं। जैसे एक क्लस्टर हो गया, क्लस्टर्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि लेदर का क्लस्टर ये होगा, आपके क्लोथिंग का क्लस्टर ये होगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि फिर नौकरियां भी जो जनरेट होंगी वो मैसिव स्केल पे होने वाली है। अभी हम सब लोग कुछ नौकरियों के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। इट्स गोइंग टू टेक अस नोवेयर। राइटली सेड। आपने बीच में मेंशन किया कि 1000 नौकरियां आती हैं, 5 से 7 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और उसके पीछे अपने 6 महीने, साल, 2 साल देते हैं, इन्वेस्ट करते उससे हैं, ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सालों इन्वेस्ट करते हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत छोटा नंबर है। हम अगर कोचिंग इंडस्ट्री की देखें स्पेसिफिक लोकेशंस इंडिया में, जैसे कि कोटा हो गया, बनारस वगैरह भी है, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रुप में आते हैं और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दाव लगाते हैं खुद के ऊपर, उनके पेरेंट्स, कि यार यहाँ पे ही ज़िंदगी बन सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी बनती हैं, बट अधिकतर लोगों की ज़िंदगी नहीं बन पाती हैं और वो एक अगेन मेंटल हेल्थ क्राइसिस में आ जाते हैं, सुसाइड्स करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट आर योर ट्रू ओपिनियन एंड थॉट्स अबाउट इट, कि क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ थिंग जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता? प्रिवेंट तो डेफिनेटली किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कॉन्सर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है। हम अभी क्या कर रहे हैं, पीसमील अप्रोच अपना रहे हैं। हम कह रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज प्रॉब्लमैटिक हैं तो हम उनको सील करेंगे, हम उन पर ताला लगा देंगे। फिर हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट से कि नहीं नहीं सिर्फ यही नौकरियां नहीं हैं, और भी हैं, एक्सप्लोर करो और सब है। मैं कॉन्सर्टेड एफर्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस राज्य से मैं आती हूँ, झारखंड, बिहार, ये सब इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एवेन्यूज़ आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद, एक 12th स्टैंडर्ड से बच्चा निकला है उसके बाद उसको एवेन्यूज़ बहुत कम दिखाई पड़ रहे होते हैं, और एक 10th में आते आते ही बच्चे के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रेशर हो जाता है, 8th में इनफैक्ट मैं कहूँगी कि 8th से वो 6-7 ट्यूशन्स जा रहा है। एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा तो हफ्ते में 3 दिन किसी एक सब्जेक्ट का ट्यूशन है, फलाना किसी और का है। अब देखम देखी भले वो बच्चा कितना भी अच्छा है ट्यूशन मतलब पढ़ने में खुद से, लेकिन उसको ट्यूशन लगवाना है। क्यों? हमारा बच्चा कहीं पीछे छूट ना जाए। 10th में आता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ताकि उसका अब ऐसी जगह पे दाखिला हो सके जहाँ पर उसको साइंस की कोचिंग बढ़िया से मिले। ठीक है, और ये मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट दे रही हूँ, ये मैं मेडिकल और IIT वगैरह के लिए बता रही हूँ। UPSC का तो अलग, उसकी तो अलग ही कहानी है बिल्कुल। लेकिन ये एस्पिरेशंस जो हैं ये बच्चों के सिर्फ अपने नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पूरे ख़ानदान, पूरे परिवार का एस्पिरेशन है कि बच्चा का यहाँ हो जाए तो बस हमारे बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ऐसे कई सारे लोग ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से भी निकल रहे हैं जो बाद में जाके 2-3 साल के बाद ऐसे गुमनाम हो जा रहे हैं। कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं मैटर कर रही है, बस वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ एक छलांग लगानी है, बस वहाँ तक करना है। गलत नहीं बोलूँगी मैं इस अप्रोच को, क्योंकि हम उनको इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि डर्थ है हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की। क्योंकि उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो जिस जनरेशन से आ रहे हैं, उस जनरेशन में देखिए कि किस प्रकार की सुविधाएं थी हमारे भारत में, है ना। नौकरियां एक बहुत लिमिटेड थी, ये स्टार्टअप्स का कल्चर कुछ नहीं था, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं जो इसको आगे फैसिलिटेट कर सके।
तो आप फिर क्या करेंगे? आपके पास जो थोड़ी नौकरियां हैं उसी के पीछे आप भागेंगे और अपने बच्चे को भगाएंगे कि तुम फर्स्ट कैसे नहीं आए, तुम सेकंड कैसे आ गए। अब ये जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं ये बच्चों की इसी गलिबिलिटी और उनके पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा गलिबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनको ही स्क्वायरली सिर्फ ब्लेम कर देना मुझे लगता है ये गलत बात होगी, लेकिन दे आर ऑल्सो टू बी ब्लेम। अब वो गलिबल है तो उनका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि बच्चा कहीं से भी खेत वेत सब बेच कर, ऐसे बहुत सारे किस्से आ रहे हैं, खेत वेत बेच करके बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिया हुआ है कि बच्चा तो वहाँ से निकलेगा। अब बच्चा, आप समझ रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री का प्रेशर, अच्छे रहने की सुविधा नहीं है, अच्छा खाना उसे नहीं मुहैया हो पा रहा है, कुछ वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, प्लस उसके हार्मोनल अपने इश्यूज़ हैं उस एज में, घर से प्रेशर है, रोज़ घर से कॉल आता है, बच्चे तुम्हारे ही पे तो हमारी सारी मुरादें और सारी आशाएं सब कुछ टिकी हुई हैं, अच्छा करना, देखो पढ़ाई करना। उसके कुछ और इश्यूज़ हैं क्योंकि वो यूथ है, यू you नो know, उसके अरमान अभी यहाँ वहाँ इधर उधर हो रहे, उसके कुछ और इश्यूज हो गए हैं। अब वो इन सब चीज़ों से कैसे कैसे टैकल करे। ही और शी इज़ नॉट इन एन एज जहाँ पे वो इतना सब कुछ टैकल कर पा रहा है, इसीलिए अवसाद, डिप्रेशन और सब कुछ बढ़ रहा है मुझे लग रहा है। आई एम अ टीचर सो आई सी दिस, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमें लगता है कि ये तो मौज कर रहे हैं, इनका क्या है क्या नहीं। नो नो नो, दे डीलिंग विद अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। दूसरा प्रेशर सोशल मीडिया के थ्रू ना, परफॉर्मेंस प्रेशर, कांस्टेंट परफॉर्मेंस प्रेशर। मुझे लगता है एवेन्यूज़ जैसे जैसे अभी खुल रहे हैं, अच्छी बात यही है कि जॉब के मामले में एवेन्यूज़ जहाँ पे आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं अपने जॉब्स। आई विल नॉट से कि सब कुछ 100% अच्छा हो गया है। आई वुड नॉट से कि बहुत ईजी है स्टार्टअप फेल भी होगा। आपको कई बार वो नेटवर्क नहीं मिलता है जो आपके स्टार्टअप को एक पुश दे, इनिशियल पुश दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स अगर आप कंपेयर करेंगे विद द नौकरी दैट वी आर सीकिंग ना, उससे तो बहुत कम है। 1,000 नौकरी आ रही है, उसके पीछे इतने सारे बच्चे भाग रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जिस एज में वो इजीली ट्रायल एंड एरर मेथड अपना सकते हैं और फेल हो सकते हैं, उस एज में वो उस राह पे चल रहे हैं जहाँ पे फेल होना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको लग रहा है आपने अपने खुद ही चिपका दिया है अपने, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो एक जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है। आपके पास 4-5 रास्ते नहीं हैं, उसमें भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। एक दिन फाइनली 30 का हो जाता है वो और रियलाइज़ करता है बहुत समय निकल गया। अब ना उसके पास स्किल है, ना उसके पास वो ताकत है, ना जुनून है, ना अरमान, और अरमान पैसा भी बहुत नहीं। से, पैसा भी नहीं है और अरमान बहुत है। अरमान जो कुछ शायद बच गए और ज़्यादातर धराशायी हो गए, अब वो कहाँ जाए। सो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग यूथ पॉपुलेशन जो डिप्रेस्ड है, विल हैव टू डील विद इट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है हमारे सामने में। सो राइट। अभी हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं हुए, नीट का स्कैम सामने आया था। कुछ बच्चों के 1 साल ख़राब हुए, कुछ बच्चों के 2 साल भी ख़राब हुए। कुछ बच्चे अभी तक उभर भी नहीं पाए उस डिप्रेशन से। कुछ बच्चे एक शहर से दूसरे शहर जा चुके हैं कि अब जो वक्त बचा है 6-7 महीने का, जिसके बाद शायद कुछ मौका मिले, उसकी तैयारी भी तो ज़ोरों शोरों से करनी है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट कि ये मतलब आई मीन आई वांट यू टू शेयर एवरी ओपिनियन दैट यू हैव अबाउट दिस ओवरऑल स्कैम। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि कितना प्रेशर में है बच्चा। अब ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अपीयर कर रहा है वो पास ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक उम्मीद बंधी होती है, वो अपने से भले ही फेल हो जाए, लेकिन अगर वो सिस्टम के कारण उसे ये हो रहा है कि अब एक और साल, तो ये प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि इतने सारे प्रेशर में द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम इज़ टू टेक केयर कि हमारी एजेंसीज कहीं पे भी फॉल्टर ना करें। टाइमली एग्ज़ाम्स हों, टाइमली रिजल्ट्स डिक्लेयर हों, ये टाइमली जो सब कुछ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की साख मैं कहूँगी वो इसी बात से सबसे ज़्यादा आती है, एज अ बॉडी विच कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस एंड ऑल, कि वो सब कुछ टाइमली करवा रहा है, टाइम पहले से बता रहा है और उस पर वो खरा उतर रहा है। पोस्टपोन हो रहा है तो बहुत कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जैसे कोरोना या कुछ हो गया तो हो रहा है,
वरना नहीं, एक टाइम सेट है, उसी में डिलीवर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्कैम तो एक धक्का है ही है, बहुत बड़ा धक्का है। एंड मुझे लगता है कि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका एक बहुत सबसे बड़ा एक कमिटमेंट ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से स्कैम ना हो पाए। सारे प्लग पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से प्लग्ड हों, कहीं से भी कोई भी त्रुटि ना रह पाए। ये I'm pretty and my heart goes out to all the students जिनको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया है एंड वी नो कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक साल और का मतलब है कि जो किसी भी तरीके से पैसा मैनेज कर रहा था अभी तक, ये आश्वासन घर में देकर कि इस बार शायद क्लियर हो जाएगा, वो वैसे हार जाता, वैसे फेल हो जाता, बात अलग थी। लेकिन अभी और एक साल पैसे का जुगाड़ करना ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। राइट। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बात करना मैं चाहूँगा। आपने स्टूडेंट्स के साथ अपना बहुत टाइम बिताया है ज़िंदगी का, और बहुत क्लोजली। सवाल ये आता है कि आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आज की डेट में ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं और ऐसे कौन से हार्ड स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स की हम ज़्यादा बात करेंगे, उसमें मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, आप चाहें कि मैं चाहूँगा कि आप एम्फेसाइज़ करें जो मैटर करते हैं, जो स्टूडेंट्स को एक्वायर करना चाहिए। अ, आज के ज़माने में ना मुझे लगता है विद सो मच ऑफ कंपटीशन देयर, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट। आप चाहे जो करें, है ना, मैं चाहे एक प्रोडक्ट लेकर जाऊँ, मैं अपना कोई स्किल लेकर जाऊँ, कुछ भी चीज़ लेकर जा रही हूँ मार्केट में, एंड मार्केट व्हेन आई एम सेइंग देन इट इज़, वो मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे कंज्यूम होगा, मेरे पास जो चीज़ें देने के लिए हैं। तो वो स्किल हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो या आइडिया हो, वो मार्केटिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए बच्चे में। तो कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग स्किल्स का, आप कॉन्स्टेंटली जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उससे अपने आप को अपडेट करते रहिए। अगर आप प्रेजेंटेशंस देते हैं तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड रहना चाहिए, क्योंकि हम देखिए, अभी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अगर हम देख लेंगे पुराने टाइम से, टेक्नोलॉजी पहले कैसे बढ़ रही होती थी, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड में बढ़ रही थी वो स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी और वो डीपर नहीं था। अब जिस रेट में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो डीपर भी है, और वो पेनिट्रेशन जो है इन आवर लाइव्स वो डीपर भी है। हर एक एस्पेक्ट हमारे लाइफ में टेक्नोलॉजी घुस चुकी है और वाइड स्प्रेड है और बहुत जल्दी स्पीड है। बिफोर यू कैन गेट अक्वेंटेड विद वन टेक्नोलॉजी, दूसरी ऑलरेडी आ जाती है आपके डोर तक। तो ये अपडेशन जो आपका है ये कॉन्स्टेंटली बरकरार रहना चाहिए, मुझे लगता है। ये अनदर प्रेशर है, हम कितने प्रेशर्स की बात कर रहे थे, ये दूसरा एक प्रेशर है। प्रिया मैम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो भी काफ़ी सालों से, और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पूरी एजुकेशनल फ्रेटर्निटी का। बात आती है एनईपी के ऊपर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? इफ़ यू कैन शेयर समथिंग इन डिटेल अबाउट इट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो एक बहुत बड़े अंतराल के बाद में आ रही है। एक एजुकेशन पॉलिसी हमारे कंट्री के पास 34 इयर्स का गैप हो जाता है। 90s में आती है हमारी पॉलिसी लास्ट। ये पॉलिसी मैं बोलूँगी एक मिनी रेवोल्यूशन है। बहुत सारी चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले क्या था कि जो स्टूडेंट आता था वो वही कोर्सेज़ लेता था और लिमिटेड कोर्सेज़ लेता था जो यूनिवर्सिटी उसे ऑफ़र कर रही होती थी। अभी वही जो ऑफ़र हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा तो डेफिनेटली इतने सालों में और कोर्सेज़ ऐड होते हैं, लेकिन आपके पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं एज अ स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हिस्ट्री पहले ऑनर्स कर रहा होता था तो वो कोई और कोर्स साथ में नहीं करता था। अगर कर भी लेता था साथ में तो एक टाइम में करे हुए 2 से 3 कोर्सेज में से एक ही कोर्स मान्य होता था। एक्चुअली तो हम यही जाकर के ये बोलते थे कि ये इलीगल चीज़ें क्या कर रहे हो आप, साथ में कोर्स कर रहे हो, ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी वही जो चीज़ें उस टाइम इलीगल थी या मान्य नहीं थी वो अब मान्य कर दी गई हैं। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि हमको ऑप्शंस बढ़ाने हैं स्टूडेंट्स के।
फॉर एग्जाम्पल, आप पोलिटिकल साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं 4 साल, तो आपको मेजर की डिग्री मिलेगी, लेकिन ऐसे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि साथ में आपको ऐसे कंपलसरी पेपर्स लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपको कोई और सब्जेक्ट में एक माइनर डिग्री भी मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं हिस्ट्री में अब मेरे पास 4 साल माइनर पढ़ा, वो माइनर का की डिग्री होगी, लेकिन डिग्री है, वो मान्य है, एक प्रॉपर डिग्री है मेरे पास। तो कल ना मुझे रिसर्च करना है और मुझे पता है कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन के साथ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं आगे जा सकती हूँ। इसके अलावा ये जो आप ये रेगुलर एक ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हो, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप साथ साथ कोई और मोड में कोई और कोर्स भी कर सकते हो, ऑनलाइन हो या किसी भी और तरीके से हो, छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, वो भी आप कर सकते हो, और वो एक ही टाइम में करे हुए ये सारे कोर्सेज मान्य होंगे। कितनी बढ़िया चीज़ है, जहाँ पर आप ले आए थे एक स्टूडेंट बनकर कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, लेकिन अब आप इतनी सारी चीज़ें अपने झोली में डाल के ले जा सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आपको फोकस करना है सिर्फ मेन कोर्स पे, वो कीजिए। आपको एक्स्ट्रा लेना है कोई चीज़ें, आप वो कीजिए। तो आपका इसमें क्रेडिट्स ऐड होते जाते हैं। अब आप कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। हमने अपने सिस्टम को अब वैसे ही अलाइन कर दिया हुआ है ताकि हमारे यहाँ पे बच्चे जो बाहर जाते हैं और जो बाहर के बच्चे इच्छुक हैं यहाँ आने के लिए, उन किसी लोगों को तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए बाहर के बच्चे को यहाँ आने में दिक्कत होती यहाँ के सिस्टम में, तो वो आता ही क्यों। अब क्योंकि होगी नहीं तो रिसर्च आदान प्रदान ज़्यादा होगा। एक और बहुत अमेजिंग चीज़ हुई है एनईपी के साथ, वो ये है कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, वो बच्चे पहले एजुकेशन के एम्बिट में नहीं आते थे, कंपलसरी एजुकेशन के एम्बिट में। 14 साल तक की ऊपर की लिमिट तो थी, लेकिन नीचे वाली लिमिट नहीं थी। तो अब ये 3 से 6 साल जो है, जो कि सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं आपके दिमाग में लास्टिंग इम्प्रेशन डालने के लिए। आप लैंग्वेज की नींव उस टाइम डल रही है, आपके सारे कॉग्निटिव चीज़ों को अच्छे से, उसकी जो नींव होती है चीज़ों को समझने की, वो सब कुछ उसी उम्र में पड़ रही है। अब उसको कंपल्सरीली ऐड कर दिया गया है। तो ये जो एक अच्छा खासा टाइम जो था वो हमारे हाथ से छूट रहा था, वो अब नहीं छूटेगा। अब हम उसको टैप कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को, उस टाइम पीरियड को बच्चे के डेवलपमेंट में। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल दीज 3, वो ये है लैंग्वेज को लेकर। देखिए, लैंग्वेज को लेकर हमारे कंट्री में बहुत घमासान रहा है। पहले थी टू लैंग्वेज पॉलिसी, अब हो गई है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इसके अलावा भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, इंग्लिश तो आप ले रहे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस और साथ में मतलब रीजनल लैंग्वेज हो जाए, लोकल लैंग्वेज हो जाए, मदर टंग हो जाए, ये सब 3 कॉम्बिनेशन आपको लेकर के चलना है। इसके अलावा आप संस्कृत इज़ ऑफर्ड। पहले क्या होता था, 8th स्टैंडर्ड में संस्कृत ऑफर्ड होती थी, 8th 9th 10th पढ़ते थे, आपको आगे पढ़नी हो तो बात अलग हो। लेकिन अभी एट ऑल लेवल्स आपको संस्कृत पढ़ने को मिलेगा, वो ऑफ़र किया जा रहा है एज कोर्स। तो आपका लैंग्वेज में ये तो प्रोवन भी है कि आप जितने लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, आपका दिमाग उतना ही शार्प होता जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रपोज्ड आइडिया है एनईपी इतना ज़्यादा, मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में इतना ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहा है इस लैंग्वेज पॉलिसी पर, कि मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि जो क्लासिकल वर्क्स हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों या हिंदी के हों, हिंदी में है तो उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है, लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। अगर वो अंग्रेज़ी की कोई बहुत क्लासिकल किताब है तो उसे अपने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है, और इसका बहुत फ़ायदा है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे जो क्लासिकल वर्क्स हैं वो अंग्रेज़ी में हैं और या फिर जर्मन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जर्मन पेपर्स हैं, वो फ्रेंच पेपर्स हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो उन सब का, अब आप ये देखिए, वो जो बड़े थिंकर्स थे वो अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही भाषा में लिख रहे हैं, क्योंकि देयर आर मेनी एक्सप्रेशंस जो अपनी भाषा में आप लिखते हैं तो उसका रियल एसेंस आता है। अब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, जैसे अगर हमारा वर्क हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, तो लैंग्वेज का भी उत्थान हो रहा है, लैंग्वेज टेकर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ईजी हो रहा है बच्चों को समझने के लिए, और लैंग्वेज एनरिचमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री का जो एक फ्लेक्सिंग पॉइंट मैं कह दूँ ना, वो ये है, इतनी लैंग्वेजेस है, डायलेक्ट्स तो है ही हैं। वो क्या कहते हैं, कोस कोस पे पानी बदले, आई एम फॉरगेटिंग दिस लाइन, बट ऐसे है कि कुछ दूरी पे पानी बदलता है और
कुछ कुछ दूरी पे लैंग्वेज, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट लाइन, Yeah. बट Yeah. ये एनरिचमेंट हमारी जो लैंग्वेज की है उसी की ओर इशारा है। तो इसको इस हम बोलते थे कि हम ये दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम वो दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं अपने एफर्ट को तो वो बहुत अच्छे से खिल कर आता है। तो एनईपी इतने सारे प्रोमिसेस के साथ हमारे सामने हैं। ग्लिचेस तो आएंगे अभी इम्प्लीमेंटेशन में, थोड़े बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन वैक कोर्सेज, वैल्यू एडिशन कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, ये सब कुछ अभी प्रॉपर लागू हो चुका है यूनिवर्सिटी लेवल पे। सो इतने कम समय में भी, 4 साल में भी इतने बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आई एम ओनली होपफुल फॉर दिस एंटायर पॉलिसी। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग। मैं बहुत खुश हूँ जो फ्यूचर जनरेशन है, जो जनरेशन इस पॉलिसी को एंजॉय कर पा रही है। एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि टीचर्स पे प्रेशर है, बट आई थिंक एक अदर पर्सपेक्टिव ये है कि अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा क्रिएट होंगी, क्योंकि अब एक सर्टेन वर्कलोड के बाद रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो फिर हायरिंग भी बढ़ती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉलिसी जिससे रिक्रूटमेंट भी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स का भी काफ़ी पॉजिटिव हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, आप स्टूडेंट्स के साथ बहुत टाइम अपना स्पेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ योर टाइम। आज के डेट में मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मोर देन एनीथिंग। आई थिंक जो एक लिस्ट होती है प्रॉब्लम की, उस पर सबसे टॉप पे मेंटल हेल्थ आता है, स्पेशली यूथ, यंगर जनरेशन के लिए। इससे एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है? क्या रोल है एस्ट्रोलॉजी का मेंटल हेल्थ में? ऐसे क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं? आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और इसमें हम ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कि यंगर जनरेशन वीक है और इसीलिए मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ें। उन पे प्रेशर सोचने की कब कोशिश कीजिए, कितना प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है। पॉपुलेशन यूथ का आज सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री में, तो कंपटीशन बढ़ जाता है, हर एरिया में उनको प्रूव करना है। सोशल मीडिया का प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, फोमो है, फियर ऑफ नॉट मिसिंग आउट। हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों पे, हर दिन एक कोई नई रील आ जा रही है, नया नया ट्रेंड आ जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है, और ये लग रहा होता है अरे हम कैसे मिस हो गए, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। वो भी एक किस्म का जोक बन चुका है। इतने मेंटल प्रेशर के बीच में डिस्टर्बेंस होना पीस का, ये लाजमी सी बात है। एस्ट्रोलॉजी, हाउ विल इट हेल्प? एस्ट्रोलॉजी पहले ही आपको वेदर फोरकास्ट की तरह आपको बता देता है कि सी यू हैव द टेंडेंसी टूवर्ड्स वीकर, आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आप नहीं रख पाते, आप बहुत ही गलिबल हैं उस मामले में। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ चार्ट्स में अगर मर्क्यूरी बहुत ही प्रॉब्लमेटिकली प्लेस्ड है तो वो व्यक्ति का दिमाग बहुत ही फिकल होगा, वो अभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। जब आप अपनी एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप अपना चार्ट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाते हैं और अगर आप अपने लाइफ मैप को चार्ट आउट कर लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्विक फिक्स रेमेडीज़, अगर आप बिहेवियरल चेंजेस अपने लाइफ में ला रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी कमज़ोर पॉइंट्स क्या क्या हैं लाइफ में। आप इमोशनल हैं, हाँ है। आपका दिमाग फिकल है, नहीं टिकता एक जगह, तो आपको पता है अपने वीकर पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? कोई कुंडली आज तक ऐसी नहीं बनी है जिसमें अच्छे पॉइंट्स ना हों, तो आपको उनको अच्छे पॉइंट्स को पकड़ना है। अच्छे मतलब वो पॉइंट्स जिस पे पॉजिटिव, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, जो हमें अच्छा रिजल्ट यील्ड करके देंगे, आपको वो पॉइंट्स पकड़ने हैं और उसी के तहत आगे बढ़ना है। देखिए, ये इंटरेस्टिंग ये है कि एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं उस पर्सपेक्टिव को पेश कर रही हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। अदरवाइज भी आप देख लीजिए, लाइफ में जो भी चीज़ें बोलते हैं, जल्दी सो जाना, सुबह टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, ऑल ऑफ दीज एक्चुअली बॉयल डाउन टू द रेमेडीज़ दैट एस्ट्रोलॉजी प्रिस्क्राइब्स। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, ये वहीं पे बॉयल डाउन होकर हो रही हैं, और वो आपको लाइफ में खुश रखती हैं। खुशियाँ नहीं ला कर देंगी, लेकिन दुखों के बीच में भी आपको सेन बना कर रखती हैं, थोड़ा सेंसिबल बना कर रखती हैं। तो ऐसी ही चीज़ें एस्ट्रोलॉजी भी बता रहा है, लेकिन आपको इतनी सारी चीज़ें करने में, उसमें क्या करना है आपको, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए वो कम कर देता है कि आपको 50 चीज़ें हैं तो 50 चीज़ों में आपको 5 चीज़ें क्या करनी है, वो एस्ट्रोलॉजी आपको बता कर दे रहा है। तो दैट वे एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स अ लॉट। ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी इज़ वेदांगा। वेदास वर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड,
उपनिषद लिखे गए वेदों को समझने के लिए। दे वर ऑल्सो फिलोसॉफिकली वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत डिफ़िकल्ट थे वो समझने के लिए। तो वेदांग वेदों का अंग कहे जाते हैं। 6 हैं वो नंबरिंग में, उसमें से एक है ज्योतिष, यानी कि वो ज्योति जो ईश के समान हो, जो ईश्वर के समान हो, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ समझ पाएंगे, आप अपने ट्रबल समझ पाएंगे लाइफ को, आप अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं वो समझ पाएंगे, लैक जो आपकी मतलब लैक ऑफ इट वो है वो भी समझ पाएंगे, और फिर आप अपने लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या जीवन की परेशानियां ख़त्म कर देगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको हथियार वो दे देगा जिससे आप लाइफ की परेशानियों से जूझ सकते हैं। अब हाँ, फॉल्टर फिर भी करेंगे आप, लेकिन कुछ तो हथियार है आपके पास। तिनके को नहीं, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी। क्या बात है। आई थिंक दिस वाज, आई थिंक ये एक होपफुल मैसेज है कहीं ना कहीं, कि जो लोग भी किसी ना किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं वो एक थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपनी खुद की चार्ट्स को समझ सकते हैं, अपने खुद को लाइफ को अपने भीतर और जान सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैसेज ऑल टुगेदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।